आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक छोटा सा प्यारा सा एक टॉपिक समझाने वाला हूँ जो कि हमारे 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दैट इज नथिंग बट अवर अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को कभी केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, मुझे पता है। तो मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। मैं थोड़ा आप लोग को पहले बेसिक समझाऊंगा, अफबाउ प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बेसिक शुरू करेंगे, बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चल के अपनी 11th केमिस्ट्री के ऊपर आएंगे। देखो, बचपन में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है बच्चों, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आप लोग ने पढ़ी है ना बचपन में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी। आप एक मॉलिक्यूल बनाते थे और उसके आजू बाजू शेल बनाते थे ना, फिर शेल बनाने के बाद हम लोग उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे। याद है आप लोग को? कुछ इस तरीके से देखो, जैसे मान लो बीच में एक प्रोटॉन होता है, सही है। इस प्रोटॉन के आजू बाजू ऐसे छोटे छोटे शेल्स होते हैं और इस शेल के अंदर भरे रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। इस शेल के अंदर क्या हुए रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। इन शेल को आप ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो, सब शेल भी कह सकते हो, ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो। सही है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एटम है ना, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। बीच में आपका प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसके आजू बाजू जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। नीचे वाला एक शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, वैसे हम लोग ने पढ़ा है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने 4 अलग अलग प्रकार के शेल के नाम पढ़े हुए हैं बचपन में, मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़े होंगे। सबसे पहला होता है के शेल, फिर होता है एल, फिर होता है एम और फिर होता है एन। इसे शेल नहीं कहना चाहिए, ऑर्बिटल कहना चाहिए, ज्यादा सही वर्ड है। सही है, तो 4 ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहला के ऑर्बिटल, उसके बाद आपका एल ऑर्बिटल, फिर एम ऑर्बिटल और फिर एन ऑर्बिटल। जो सबसे पहला वाला ऑर्बिटल होता है, ये वाला ऑर्बिटल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? के ऑर्बिटल। फिर उसके बाद आपका एल आएगा, एम आएगा और एन आएगा। सही है, हर ऑर्बिटल की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। जैसे अगर मैं के की बात करूं तो के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों एल की बात करूं तो एल 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। फिर एम की बात करूं तो वो 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। समझ लो, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। सही है, तो बचपन में हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे? हम लिखते थे बच्चों, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग लिखते थे 2, और फिर आगे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग लिख देते थे 4। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इसका मतलब ये कार्बन है। कार्बन कैसा होता है ना। तो बचपन में कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं होती। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए आप लोग बचपन में ये चीजें पढ़ते थे। एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा पढ़ोगे, तो आप लोग को एक चीज देखने के लिए मिलेगी। आपको शेल्स के साथ साथ कुछ क्वांटम नंबर्स भी आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा ना, अगर आप लोग ने 11th केमिस्ट्री का ये टॉपिक अगर देखा है तो उसके पहले कुछ क्वांटम नंबर्स के टॉपिक्स हैं। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। सही है, तो अलग अलग प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग क्या देते हैं, आगे चल के उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1 1s2 ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ना, 2s2 2p2, समझ रहे हो? तो ऐसे करके हम लोग आगे चल के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो अभी हम लोग को बच्चों कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए, ठीक है, हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात आप लोग ये जान लो कि अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अफबाउ बच्चों एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड। हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो एक जापानीज तो नहीं, जर्मन वर्ड है जिसका कौन सा आपका अफबाउ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कोई साइंटिस्ट का नाम होगा अफबाउ। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो अलग अलग नाम दे देंगे, बीच में अफबाउ भी दे देंगे, तो अफबाउ वाज द राइट ऑप्शन उस टाइम पे। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फिल द ऑर्बिटल ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्यूपाइंग द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आप लोग को थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। पहले मुझे आप लोग को ऑर्बिटल एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद एनर्जी लेवल एक्चुअल में होता क्या है, वो थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल। ठीक है, ऑर्बिटल आप लोग ने अभी तक पढ़ा, मेरे साथ अभी पढ़ा आप लोगों ने, कि बीच में बच्चों एक है आपका प्रोटॉन और उसके आजू बाजू अलग अलग ऑर्बिटल घूम रहे हैं। सही है, इस प्रोटॉन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है बच्चों?
पॉजिटिव चार्ज है, और इस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो सब शेल है इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो? तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है और ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? ये आप लोग ने पढ़ा है, दीज आर द ऑर्बिटल। अब एक बात हमेशा दिमाग में रखो बच्चों कि जो हायर ऑर्बिटल होगा, जैसे मान लो यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, एक आपका k ऑर्बिटल है और एक आपका l ऑर्बिटल है। जहां पे आप देखोगे तो दो ऑर्बिटल है ना, ये आपका k ऑर्बिटल है और ये आपका l ऑर्बिटल है। k ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, सही है, और l ऑर्बिटल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि जब आप ऑर्बिटल बढ़ाओगे, ऑर्बिटल जब ऊपर ऊपर जाता है ना, तो एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके लोअर ऑर्बिटल लेवल में रह रहा है तो उसको कम एनर्जी की नीड है, अगर वो हायर ऑर्बिटल में रह रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की नीड है। समझ में आई बात? ठीक है। और आप लोग का एक फंडामेंटल, आप लोग ने एक लॉ पढ़ा होगा, फंडामेंटल फिजिक्स का लॉ है, कहीं भी आप लोगों ने सुना होगा इस चीज को, कि हर एटम ये चाहता है कि उसके पास कम से कम एनर्जी हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सके। सही है? कोई भी एटम यही चाहता है ना कि वो स्टेबल हो सके, तभी तो वो केमिकल रिएक्शन करता है, तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फिर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो क्यों ये सब कर रहा है इलेक्ट्रॉन? ताकि वो स्टेबल हो सके, उसकी जो एनर्जी है बच्चों वो लोअर हो सके। सही है? तो हर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है, हर इलेक्ट्रॉन क्या, हर एटम ये चाहता है कि वो लोअर से लोअर एनर्जी स्टेट में रहे। सही बात है? ठीक है। और हायर एनर्जी स्टेट में वो ना जाए। आप लोग ने एक फोटोकेमिकल की रिएक्शन पढ़ी होगी, जहां पे होता क्या है, जैसे मान लो यही आपका एटम है, ठीक है। अब इस एटम को अगर मैंने एनर्जी दी, मान लो इस एटम को मैंने क्या दी, एनर्जी थी, तो एनर्जी लेने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। अब पहले से इसके पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है, पहले से इसके पास कुछ एनर्जी थी और इसने थोड़ी एनर्जी और एक्सेप्ट कर ली, तो अब इसके पास ज्यादा एनर्जी हो गई। जैसे ही बच्चों इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है ना, ये दूसरे ऑर्बिटल लेवल में जंप कर जाता है। दूसरे ऑर्बिटल में क्या कर जाता है, ये जंप कर जाता है। इसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कूद गया, समझ रहे हो। और जैसे ये अपनी एनर्जी लूज करता है, ये एक्साइटेड स्टेट ज्यादा समय तक रहता नहीं है, बहुत ही कम समय तक रहता है। जैसे ही अपनी एनर्जी को लूज करता है, ये वापस किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और वापस लोअर ऑर्बिटल में आ जाता है। ठीक है, तो एक बात यहां तक हम लोग को यह समझ में आई कि जितना कम ऑर्बिटल होगा, मतलब जितना छोटा ऑर्बिटल होगा, लोअर ऑर्बिटल होगा, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा और उतनी ही कम उसके अंदर एनर्जी होगी। जितना ऑर्बिटल इंक्रीज होते जाएगा उतनी ही एनर्जी भी क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज होते जाएगी। सही बात है, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग को कुछ चीज समझनी है, देखो ध्यान से सुनो। 1s2 मान लो ये आपका एग्जांपल है। अब यहां पे ये जो s है बच्चों, ये क्या है, s भी एक टाइप का ऑर्बिटल है। सो एस पी डी हम लोग बोलते हैं ना, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, सही है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्या है, ऑर्बिटल है। सबसे कम एनर्जी एस के पास रहेगी, फिर किसके पास रहेगी, पी के पास रहेगी, फिर किसके पास रहेगी, आपके डी के पास रहेगी, और फिर किसके पास रहेगी, आपके एफ के पास रहेगी। तो हमेशा याद रखो बच्चों, एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। तो यहां पे हम लोग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं। जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर जो 2 हम लोग बनाते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सबशेल दिखा रहा है। और ये जो 1 नंबर है, किसी में आप लोगों के देखोगे 2s2 देखोगे, किसी में आप 2p2 देखोगे, 2p4 देखोगे। सही बात है। तो ये जो पहले का जो नंबर है बच्चों, ये क्या दिखाता है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभी तक देखो आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग को ये समझ में आया है कि जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल्स में रहेगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी रहेगी। सही है। जितना ही वो कम शेल में होगा, छोटे शेल में होगा, जैसे KLMN वाला शेल है तो K में होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं S ऑर्बिटल में होगा। अगर वो S ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसके पास कम एनर्जी होगी। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो ऑफबो प्रिंसिपल कहता क्या है। ठीक है, कहां गया, एक सेकेंड। हाँ, अब ध्यान से पढ़ो बच्चों, ऑफबो प्रिंसिपल क्या कहता है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा।
ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन फिल द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्यूपाइंग द हायर एनर्जी लेवल। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद ही वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, समझ रहे हो, और उसके हिसाब से ही आप लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या बोला मैंने, समझ में नहीं समझ में, वापस सुनो, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन फिल द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्यूपाइंग द हायर एनर्जी लेवल। मतलब हायर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने से पहले वो लोअर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे। सही बात है। अब आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी अहबॉव प्रिंसिपल की। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि हम लोग एनर्जी लेवल फाइंड कैसे करें, कैसे हम लोग पता करें कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और किसका एनर्जी लेवल कम है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक रूल है, कहां गया, इसके लिए एक रूल है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं N+L रूल। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, N+L रूल। ठीक है, जिसमें N क्या है, N इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L आपका होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको पहले ही मिल जाएगा, 1s2 2s2, जिसमें तो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अजीमुथल क्वांटम नंबर आप कैसे जानोगे, मैं आपको बता देता हूं वैल्यूज, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। जैसे मान लो आपका S P T F अलग अलग ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता करना है तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो आपका S ब्लॉक होता है उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, फिर P का होता है 1, फिर D का होता है 2 और F का होता है 3। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमेशा क्या करना है आपको याद में रखना है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या है आपका 0, फिर है आपका 1, फिर है आपका 2 और फिर है आपका 3। ठीक है, तो ये है आपका L, मतलब आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको पता करनी है कि कौन से शेल की कितनी ज्यादा एनर्जी है तो वो आप पता कर सकते हो N+L रूल से। अब ये कैसे पता करेंगे, आ जाओ कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो एक मैंने ऑर्बिटल लिख दिया 2s, ठीक है, और एक मैंने ऑर्बिटल लिख दिया 3p। ठीक है, एक मैंने ऑर्बिटल लिख दिया 2s और एक मैंने ऑर्बिटल लिख दिया 3p। अब इसमें n+1 लगाओ, n+1 नहीं n+L लगाओ। ठीक है, तो n मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्लस L, L किसका है, ये S का, S की वैल्यू क्या होती है L की, अजीमुथल क्वांटम नंबर में S की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। सही बात है। नेक्स्ट किसका करो, 3p का करो, 3p का करो, यहाँ पे ये आ गई वैल्यू आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और p की वैल्यू क्या होती है sp, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। सही है, अजीमुथल क्वांटम नंबर में p की वैल्यू क्या होती है 1, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। सही बात है। तो अब आप देखो बच्चों, इसकी वैल्यू आई है 2, इसकी वैल्यू आई है 4, इसका मतलब इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। सही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होगा, इसमें फिल होगा। क्या बोला मैंने, समझा, जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। दिस इज द अबव प्रिंसिपल, यही अबव प्रिंसिपल कहता है बच्चों। क्या बोलता है इसने, इलेक्ट्रॉन फिल द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी, मतलब इस हायर एनर्जी लेवल, मतलब हायर एनर्जी लेवल में जाने से पहले वो लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। सही बात है, तो वही चीज मैंने यहां पे बताई कि एनर्जी लेवल फाइंड कैसे करते हैं, N+L रूल से। सही है, तो इसका N+L रूल हम लोग लगाया तो इसका वैल्यू क्या आया 2, इसका N+L रूल लगाया तो इसका वैल्यू क्या आया 4, तो इसका मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हुई। सही बात है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, इसमें आएगा। समझ रहे हो, लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले आता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 3s है, ठीक है, और मान लो 2p है। अब ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसमें वापस लगा दो N+L रूल। ठीक है, N+L रूल लगा दो। n आपको सामने सामने दिख रहा है, आपका n क्या है 3। ठीक है, s का L वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब वैल्यू क्या आ गया आपकी 3।
तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। समझ में है ना कैसे किया मैंने, n+l रूल लगाया है। l में s की वैल्यू क्या होती है 0, देखो मैंने यहीं पे लिख के दिया है ना, ये आपको थोड़ा अपने बुक में लिख लेना आप लोग। तो l में s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। आपका l में s की वैल्यू कितनी होती है 0, आपका n मतलब क्या, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसको निकालो n+1 में, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ गया 2, l में p की वैल्यू क्या होती है 1, सही बात है, तो अब वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। अब आप लोग देखोगे, अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें भी वैल्यू 3 आ गई है और इसमें भी वैल्यू 3 आ गई है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो अंकल क्या कहते हैं, साइंटिस्ट अंकल क्या कहते हैं, वो हमें बताते हैं कि अगर दोनों की n+l वैल्यू सेम आए तो उस कंडीशन में आपको देखना है नंबर, आपको देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको किस पे फोकस करना है बच्चों, n की वैल्यू पे फोकस करना है। अब जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां पे n की वैल्यू देखो बड़ी है, n यहां पे 3 है और यहां पे n क्या है 2 है, तो मतलब इसकी एनर्जी लोअर होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसे लिख दूं बहुत सारे, अगर मैं मान लो ऐसे लिख दूं जैसे 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 3d 4s 4p फिर 4d, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने बोला कि इसको इनके एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या करो, आपको इसको इसे रखो, आप लोग समझ रहे हो, एनर्जी लेवल के हिसाब से इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो इसे हमें क्या करना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, इसके हिसाब से एनर्जी लेवल के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो आप कैसे डालोगे, आप n+1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले, ठीक है। अब सबसे पहले आप बात करो इसकी, ऐसे यहाँ पे ये बना लो, ओके ठीक है, ये थोड़ा सा कचरा हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखो। यहाँ पे इसकी n+1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2 2 + 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2 2 + 1 = 3, सही है ना। ये वैल्यू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे आ गया, और l में p का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 3। फिर इसका देखो बच्चों 3s 3 + 0 = 3। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5, सही है ना। 3 और आपका 3 इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d क्या है आपकी, l की वैल्यू d आपको डालनी है, तो l की वैल्यू d में क्या आता है 2 आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, l में d की वैल्यू क्या आती है 2 आती है, तो मैंने वहां पे 2 डाल दिया। समझ में आ रहा है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो 4 + 0 = 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 = 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6, सही है। तो अब आपको मिल गया बच्चों इसके एनर्जी लेवल, समझ रहे हो, इसका एनर्जी पता चल गया कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, सही है। तो अब आप लोग ये बता सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा और कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, सही है। तो कैसे होगा ये देखो, सबसे पहले जाएगा ये इसमें 1s में, सही है, 1s में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा ये 2s में जाएगा, 2s की वैल्यू 2 है, सही है। अब देखो इन दोनों की वैल्यू 3 है, इन दोनों की वैल्यू 3, पर मैंने आपको बताया ना कि जिसमें भी आपको n की वैल्यू ज्यादा मिले मतलब क्या है उसका आपका एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कम है, तो फिर किस में जाएगा वो 2p में जाएगा, उसके बाद वो किस में जाएगा 3s में जाएगा, सही बात है, उसके बाद वो किस में जाएगा 3s में जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 की वैल्यू यहाँ पे भी है, 4 की वैल्यू यहाँ पे भी है, पर ये 3p है और ये 4s है, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, n की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो सबसे पहले आएगा 3p फिर आएगा 4s, सही बात है, फिर आएगा क्या आपका 4s, 4 हो गया। फिर 5 देखो बच्चों 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे 3d वाला 5 है और यहाँ पे 4p वाला 5 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो फिर आ गया 3d, फिर आ गया आपका 4p एंड नेक्स्ट लास्ट में आपका क्या आएगा 4d, समझ रहे हो। सो दिस इज द राइट वे, ये आपका
राइट तरीका है, राइट असेंडिंग ऑर्डर है एनर्जी को फिल करने का। और आपको जब आप आगे चल के फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सही है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब आप ये याद कैसे करोगे, सवाल ये है कि आप इसे याद कैसे करोगे ना बच्चों। याद करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है, उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। जब आपको नहीं आए, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप रफ में जाओ और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ड्रॉ करो। ओके, तो अभी हम लोग ने सारे के सारे जितने भी एनर्जी लेवल थे वो हम लोग ने देख लिए। ठीक है, अब हमको पंगा ये समझना है बच्चों कि इन एनर्जी लेवल्स को याद कैसे किया जाए। ठीक है, किस तरीके से हम इन एनर्जी लेवल को याद कर सके। तो आपके बुक में ही एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया हुआ है, वही तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी तरीके से आप इन सारे के सारे एनर्जी लेवल को याद कर सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है, तो आ जाओ देखते क्या तरीका है। देखो, मैंने आपको बोला कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी याद ना आ रही हो तो आप रफ पेज पे जाना और रफ पेज पे आपको कुछ चीजें बनानी है। क्या बनानी है, देखो, सबसे पहले आपको लिखना है 1s। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों 1s। 1s हो गया। ठीक है, फिर दूसरा आता है 2s और 2p। आपको ये चीज याद रखनी है कि जितने नंबर हैं उतने ही ऑर्बिटल आपको लिखने हैं। देखो 1s में 1 मतलब एक ही नंबर है तो एक में एक ही ऑर्बिटल आएगा, सबसे पहला एक ही ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। फिर 2 में 2 दो नंबर है तो इसमें 2 ऑर्बिटल आएगा, एक s ऑर्बिटल भी आएगा और एक p ऑर्बिटल भी आएगा। 2 ऑर्बिटल की बात हो गई। फिर 3 की बात करो तो 3 में 3 ऑर्बिटल आएंगे। कौन कौन से, एक आएगा 3s, ठीक है, फिर एक आएगा 3p और फिर आएगा एक 3d। समझ में आई बात। ठीक है, तो 1 में सिर्फ एक ऑर्बिटल यानी आपका s ऑर्बिटल, फिर 2 में आपके 2 ऑर्बिटल यानी 2s और 2p, और 3 में आपके 3 ऑर्बिटल यानी 3s 3p और 3d। याद रखिए, एकदम एकदम सिंपल सा तरीका है। 1 में 1 ऑर्बिटल लिखना है, सेकंड में 2 ऑर्बिटल लिखना है, थर्ड में 3 ऑर्बिटल लिखना है। फिर इसी तरीके से आप फोर्थ में 4 ऑर्बिटल लिखोगे, 4s 4p 4d और 4f। सही बात है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सिमिलर तरीके से आप 5 का भी लिख सकते हो, 5s 5p 5d 5f। अब देखो f के आगे ऑर्बिटल्स नहीं होते। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, जितना आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री बच्चों 11th और 12th में, उसमें आपको f के आगे के ऑर्बिटल नहीं जानने हैं। तो 4 ऑर्बिटल लिख दिया आपने, उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू रखना है, उसके आगे आपको ऑर्बिटल नहीं बढ़ाने। ठीक है, तो 6s 6p, ये सेम चीज आप आगे लिख सकते हो, 7s। समझ रहे हो, तो ये आगे आप यहां तक सेम चीज आप सबका लिख सकते हो, 6 का भी लिख सकते हो, 7 का भी लिख सकते हो। आप अपने रफ में ये लिख लोगे, एकदम सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आपने 1s लिख दिया, 1s में एक ही ऑर्बिटल, 2s लिख दिया, 2s में 2 ऑर्बिटल, 3s लिख दिया बच्चों, 3s में 3 ऑर्बिटल, 4s लिख दिया, 4 में क्या है 4 ऑर्बिटल बिकॉज इट इज 4। 5 में आपने लिख दिया बच्चों 4 ऑर्बिटल, इसके बाद से आपको 4 ऑर्बिटल ही लिखना है। अब कैसे आपको एनर्जी डिसाइड करनी है, ठीक है, आपको एक एरो देना है ऊपर से। सबसे पहला एरो जाएगा आपका 1s की तरफ, मतलब 1s आपका सबसे लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी आपके 1s में। फिर दूसरा एरो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, मतलब आपका 2s से। समझ में आई बात, पहला एरो 1s से, फिर दूसरा एरो 2s से। तो मतलब सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है 1s, फिर उसके बाद क्या यूज करना है 2s। समझ रहे हो, क्योंकि ये सबसे कम एनर्जी स्टेट के हैं। फिर आपको ऐसे करना है, यहां से लाइन जाएगी, यहां से लाइन जाएगी, ऐसे। समझ रहे हो, तो मतलब 2s के बाद क्या यूज करना है आपको 2p यूज करना है, और फिर 2p के बाद क्या यूज करना है आपको 3s यूज करना है। फिर नेक्स्ट आप कैसे करोगे, देखो यहां से और यहां। समझ रहे हो, तो मतलब आपको 3s के बाद 3p यूज करना है, फिर 4s यूज करना है। 4s यूज करने के बाद आपको वापस 3d यूज करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप n+l वाले रूल से देखोगे तो बच्चों जो 4p है उसमें 4d में कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कम एनर्जी है, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। समझ लो, तो कुछ इस तरीके से आपको भरते जाना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, ठीक है, 3d 4p 5s, सबसे पहले 3d में भरेगा, फिर 4p में भरेगा, फिर 5s में भरेगा। समझ रहे हो, 3p में भरेगा, 3p के बाद 4s में भरेगा, 4s के बाद वापस 3d में भरेगा। क्यों, क्योंकि 4s का जो एनर्जी है वो 3d से कम है।
समझ रहे हो, 4s का जो एनर्जी है वो 3d से कम है। आप n+l रूल लगा सकते हो। देखो 4s में क्या आएगा, 4 + 0 = 4, सही बात है। और अगर आप 3d का देखोगे तो 3d का वैल्यू क्या आएगा 2, तो 3 + 2 = 5। समझ रहे हो, तो इसकी क्या है, एनर्जी ज्यादा है बच्चों। इसी तरीके से आप यहां से ऐसे लाइन मार दो, समझ रहे हो। तो ये है आपका बच्चों एनर्जी का ग्राफ, समझ रहे हो, ये है आपका एनर्जी का ग्राफ। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको इस तरीके से फॉलो करना है और ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। समझ रहे हो, 1s ऐसे लिख दो, 1s में सिर्फ एक ऑर्बिटल, 2s में 2 ऑर्बिटल। ऐसे लिखने के बाद यहां से आपको क्या कर देना है, ऐसे लाइन मार देनी है। यहां से क्या कर देना आपको, ऐसे लाइन मार देनी। तो सबसे पहला क्या है आपका 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6x, फिर आपका 4f, फिर 5d, फिर 6f, 6p, फिर आपका 7s। समझ लो, तो ये हो गया आपका एनर्जी का ऑर्डर। समझ लो, एनर्जी का ऑर्डर जो अभी मैंने आपको ऑर्डर दिया था इसके पहले, वो आपको याद नहीं होगा, तो याद करने का ये सिंपल सा तरीका है। समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका अबव प्रिंसिपल ही काम नहीं करता। एक और प्रिंसिपल है बच्चों, दैट इज हंस रूल। हंस रूल क्या होता है, अब देखो हंस रूल एक अलग ही टॉपिक है, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो वो एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को अबव प्रिंसिपल अच्छी तरीके से समझाया होगा मैंने डिटेल में, बेसिक से शुरू करके, ठीक है। बेसिक से हम लोग ने शुरू किया था और जहां तक आपके बुक में दिया हुआ है वहां तक आपको मैंने समझाया। ये जो टॉपिक है ये 11th और 12th जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात, ठीक है। अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर आपको मुझसे और केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना कि अगर आपको और केमिस्ट्री पढ़नी है मुझसे तो, ठीक है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहां पर आकर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना है और सब्जेक्ट पढ़ने, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो कमेंट डाउन करके जरूर से बताना मुझे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं किसी और लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, कीप स्टडी।